नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और इस फैसले में एक अजीबोगरीब बातचीत करी गई जो शायद कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को ना पसंद आए। लेकिन चलिए हम इस बात को देखते हैं, क्या औचित्य दिया गया, इसके नियम कायदे कानून क्या हो जाते हैं और हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। न्यूज आई थी कि अगर पीड़ित SC/ST है तो सिर्फ इस आधार पर FIR नहीं हो सकती है कि वो SC/ST है। उसके पीछे अब हम देखेंगे कि उसके साथ क्या चीजें हुई हैं और क्या नहीं हुई हैं। चलिए समझिए। तो हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार से जुड़े मामलों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार SC/ST का जो मामला होता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है कि अगर तुमने मेरी बात ये नहीं मानी या फिर कुछ भी मुझे बोल दिया तो तुम्हारे ऊपर SC/ST एक्ट लगा देंगे। इसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता है SC/ST एक्ट का। तो इसी पर यह फैसला सुनाया गया। तो देखो, न्यायालय ने कहा कि यदि कोई पीड़ित SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष अदालत या मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करता है तो अदालत के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करने का आदेश ही दे, कि आप तुरंत कहो कि हम SC/ST हैं इसलिए आपको तुरंत FIR दर्ज करनी पड़ेगी। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हम पहले देखेंगे कि आप जो हमें बता रहे हो, आपकी जो FIR का आधार है वो क्या है, क्या कृत्य आपके साथ हुआ है और उसमें क्या चीजें मेंशन है। अगर वाकई लगता है पुलिस को प्रथम दृष्टया आपकी बात सुन करके या फिर देख करके कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो पहले वो थोड़ा सा आपकी छानबीन करेगी एंड देन इसके बाद वो ये जो FIR है वो दर्ज करेगी। तो पहले ये प्रथम दृष्टया देख के लगना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, झूठा केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे झूठे केसों का मामला बहुत ज्यादा अदालत पर बढ़ रहा था। मामला क्या था? तो अपील करता थी कुसुम कनौजिया, आजमगढ़ की निवासी थी। प्रतिवादी थे पवन चौबे और उनके साथ 4 अन्य लोग थे। आगे आ जाते हैं। तो अपीलकर्ता ने यहाँ पर आरोप क्या लगाया था, पूरी जो घटना की पृष्ठभूमि थी वो क्या थी? तो यहाँ पर आरोप था कि उनके साथ SC/ST अधिनियम के तहत अपराध हुआ है। उनसे अदालत में आवेदन देकर के FIR दर्ज कराने की मांग करी उन्होंने कि भैया आप ऐसा करिए। निचली अदालत का निर्णय विशेषकर न्यायाधीश SC/ST एक्ट 19 जनवरी 2026 को आवेदन खारिज कर देते कि नहीं, हम इसके तहत मामला दर्ज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो मामला है ही नहीं जिसमें आप जबरदस्ती SC/ST एक्ट लगवा रहे हैं। इसके खिलाफ अपील कुसुम कनौजिया जो है वो आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट लेकर के जाती हैं और कहती हैं कि अगर आप हमारा मामला SC/ST के तहत नहीं दर्ज करेंगे तो अब हम हाईकोर्ट में जाकर के अपना मामला SC/ST के तहत दर्ज करवाएंगे। अब देखो, हाईकोर्ट पीठ यहां पर बनाई जाती है। अब इस बेंच में होता कौन है? तो ये बेंच जो था वो न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की एकल पीठ में के समक्ष रखा गया। एक ही थे यहाँ पर। अगर मान लीजिए कि मामला तब भी सॉल्व नहीं होता, फिर 2 पीठ, 3 पीठ, 4 पीठ ऐसे बनाई जाती है, 4 फिर शामिल किए जाते हैं, तो अभी न्यायमूर्ति एक ही थे, अनिल कुमार। न्यायालय ने इस मामले में 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया। पहला प्रश्न यह आया कि भाई क्या स्पेशल कोर्ट को SC/ST अधिनियम के तहत आवेदन पर जांच करने का अधिकार है? जो स्पेशल कोर्ट है वो SC/ST एक्ट के तहत जांच कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन वो ये समझते हैं कि भाई क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा आवेदन खारिज करने के बाद ये निर्णय सही या गलत था, कि ट्रायल कोर्ट ने अगर आवेदन खारिज किया तो कुछ तो बात होगी कि उन्होंने आवेदन खारिज किया होगा, तो क्या गलत खारिज किया या सही खारिज किया। अब न्यायालय का निर्णय सुन लेते हैं थोड़ा सा। देखो, हाईकोर्ट में अपील खारिज करते हुए कहा, हाईकोर्ट ने भी अपील खारिज कर दिया है, यहाँ पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं हुआ है। क्यों, ये भी बताऊंगी मैं। तो विशेष जो अदालत है इसको हर मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश देना आवश्यक नहीं है। पहले तो ये बोला गया कि आप विशेष अदालत को हर मामले में FIR दर्ज करने की निर्देश नहीं दे सकते हो। दूसरा ये बोला गया कि अदालत पहले आरोपों की प्राथमिक जांच या फिर मूल्यांकन करेगी। तो पहले क्या करेगी वो, कि उससे पहले जो आप आरोप लगा रहे हो भैया उसकी जांच तो की जाए कि वो सत्य हैं या फिर असत्य हैं या फिर फैब्रिकेट किया गया है उसको ना, तो ये मूल्यांकन कर सकती है। उसके बाद ये तय किया जा सकता है कि पुलिस से विवेचन कार्रवाई किया जाए या फिर शिकायत के आधार पर सीधे मामला यहां पर चला दिया जाए। न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां ये थी कि न्यायिक विवेकाधिकार बना रहता है। कोर्ट ने कहा कि SC/ST अधिनियम की धारा 4 और नियम 5 पुलिस अधिकारियों को FIR दर्ज कर जांच करने के निर्देश देते हैं, लेकिन इससे विशेष अदालत का जो न्यायिक विवेकाधिकार है वो समाप्त नहीं होता है। तो आप भैया न्यायालय का विवेकाधिकार नहीं छीन सकते उनसे कि भाई आपके एक्ट में मेंशन है, तो आप न्यायालय को ही ये कहने लगे और चेतावनी देने लगे कि नहीं भाई तुम्हें तो मामला दर्ज करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट गुड। नाउ अदालत आरोपों का मूल्यांकन कर सकती है, अदालत के पास अधिकार है। भाई जब तक वो मूल्यांकन नहीं करेगी तब तक वो फैसला कैसे सुनाएगी कि आपने जो आरोप लगाया वो सही है या गलत है। तो अब देखो,
विशेष अदालत ये देख सकती है कि क्या आरोप प्राइमा फेसी यानी कि पहले प्रथम दृष्टया ऐसे लगते हैं कि वो सही प्रतीत है। क्या मामले में पुलिस ने बेहतर तरीके से जांच करी, आवश्यक है पुलिस जांच की, या फिर इसे प्रत्यक्ष शिकायत यानी कि कंप्लेंट फाइल के रूप में चला दिया जाए। राज्य सरकार की दलील क्या थी? अब इसमें देखो, जो हमारी राज्य सरकार है यूपी हो जाएगी भाई। तो देखो, SC/ST अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो स्पेशल कोर्ट को आवेदन की जांच करने से रोकता हो। पहली बात, स्पेशल कोर्ट में मामला गया है तो आवेदन जो भी आप कर रहे हो उसकी जांच वो करेगा, उसका मन है तो जरूर करेगा। इसीलिए ट्रायल कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही था और इसीलिए उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया कि पहले हम बैकग्राउंड तो चेक करें, जबरदस्ती हम SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं कर सकते। नाउ, अपीलकर्ता की दलील। अपीलकर्ता ने अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 173(4) के तहत आवेदन किया गया है। अदालत को स्वयं जांच करने की बजाय FIR दर्ज कराने का निर्देश देना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को गलत तरीके से खारिज किया है। अब देखो, संबंधित कानूनी प्रावधान क्या हो जाता है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है ये सही दिया है या गलत दिया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों सही है, ये भी मुझे विद अपना कंसर्न लिख करके बता दीजिएगा। SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ये क्यों लाया गया था? क्योंकि भैया जो निचले SC/ST वर्ग के लोग थे उनके साथ जो ऊपर वर्ग के लोग हैं वो कई बार अत्याचार करते हैं, उनकी जाति को लेकर के छुआछूत, इनसे संबंधित। धारा 4 सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा को दंडनीय बनाती है। धारा 18(1) इसमें जो मेंशन है, इसी की जो धारा 4 और धारा 18(1) है, ये इस अधिनियम में मामले में पूर्व जमानत पर प्रतिबंधित है। किसी को जमानत नहीं मिलती है इस मामले में, और विशेष अदालत की प्रक्रिया को इसमें स्पष्ट किया गया था। तो वही विशेष अदालत वाला मामला था कि भैया विशेष अदालत पहले देखेगी, आपका बैकग्राउंड चेक करेगी क्या मामला था, तभी वो ऐसे काम करेगी। SC/ST एक्ट नियम 1995 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार नियम 1995 है, जिसमें नियम 5 ये कहता है कि पुलिस अधिकारियों को शिकायत मिलने पर FIR दर्ज कर जांच करने का निर्देश मिलेगा। BNSS की धारा 2023 की अगर हम बात करें, जो BNSS 2023 आया, इसमें धारा 173(4) अदालत को शिकायत मिलने पर जांच का आदेश देने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान करती है। इस निर्णय का महत्व तो न्यायालय का विवेकाधिकार इससे स्पष्ट हो गया है कि भैया अदालत कोई FIR दर्ज करने की मशीन नहीं है। पहले वो देखेगी, मामले की प्रकृति का मूल्यांकन करेगी, तब वो यहाँ पर मामला दर्ज करेगी। झूठे मामलों की संभावना होती है, इसलिए हम पहले जांच करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया इससे संतुलन रहती है। SC/ST वर्ग को भी सुरक्षा हम देते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग भी इससे नहीं होता है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। नाउ, संभावित प्रभाव इसका क्या है? तो इस निर्णय के बाद विशेष अदालतें पहले प्रथम दृष्टया जांच करेंगी। हर आवेदन में सीधे FIR दर्ज करने का आदेश आवश्यक नहीं होगा और शिकायतों को कंप्लेंट्स केस के रूप में आगे बढ़ाया जा सकेगा। अब हमारा ये जो SC/ST एक्ट 1989 है वो क्या है? तो भैया ये जो अधिनियम है ये हमारा आया था 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था। एक विशेष अधिनियम के तौर पर भारत में ये पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत इन समुदायों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का अपराध माना जाएगा। शारीरिक हमले, मानसिक उत्पीड़न, संपत्ति को नष्ट करना, बलात्कार करना, बलात्कारी हमले शामिल होना, ये सब अगर जाति के आधार पर हो रहे हैं तो ये एक्ट आपके ऊपर लग सकता है, ताकि इनको सुरक्षा मिले और इनकी रक्षा के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टूल की काम करता है। अब आप ये समझिए, एक मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है। उद्देश्य यही था कि उत्पीड़न को रोका जाए, समुदायों को उनके अधिकार दिए जाए, उनके अधिकारों की सुरक्षा करी जाए, जातिवाद और जो सामाजिक ताना बाना है जो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है उसको बेहतर किया जाए। निष्कर्ष तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की न्यायिक प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट करता है। कोर्ट ने यह स्थापित किया कि विशेष अदालतों के पास न्यायिक विवेकाधिकार, वे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर यह तय कर सकती हैं कि FIR दर्ज कराई जाए या फिर शिकायत के रूप में मामला चलाया जाए। लास्ट में क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर देना है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 कब लागू हुआ था। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। बाकी अब आप अपने तर्क दें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।